मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, धारा 18 पर चर्चा जारी है। वास्तव में धारा 18 आरटीआई एक्ट 2005 की बहुत महत्वपूर्ण धारा है, लेकिन जिस तरह से इधर हाल के वर्षों में इसका दुरुपयोग हो रहा है वह चिंता की बात है। इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमने धारा 18 और धारा 19 की प्रासंगिकता पर चर्चा की है। आप यह एपिसोड देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस हर बार की तरह एक आग्रह और कि जब भी कोई एपिसोड सूचना की दुनिया का देखें तो पूरा देखें, उसे अधूरा न छोड़ें। आपका बहुत बहुत आभार। आयोग को यह पूरा पावर है जांच के समय वह सभी अभिलेखों को तलब करे। सर ध्यान दें, वो देने की बात यहाँ सेक्शन में नहीं है। यहाँ सेक्शन में उन अभिलेखों की जांच करने की विषय वस्तु है। और इसी के संबंध में एक अहमदाबाद एजुकेशनल सोसाइटी उसका था सर केस, जिसमें हम लोगों ने अभी बात करी कि आयोग को पूरा शक्ति है किसी भी अभिलेख को वह तलब करे, और तलब करने के लिए उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। हम मणिपुर केस की 2011 की बात करें, कई केस ऐसे थे जिसमें कहा गया सेक्शन 18 में सूचना देने का पावर आयोग को नहीं है। ये सही है सर, क्यों कहा गया इसके संबंध में भी चर्चा जरूरी है। लेकिन वहीं यह भी कहा गया मुख्य सूचना आयुक्त को कतिपय मामलों में सूचना दिए जाने की शक्ति प्रदान है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक जगह यह कहा गया सूचना दिलवाने के लिए सूचना देने हेतु संबंधित जन सूचना अधिकारी को निर्देश देने की शक्ति है। धारा 18 में जैसे सर मणिपुर केस में कहा गया कि जब आदमी सीधे आयोग के समक्ष आया, और इसमें एक शब्द है सर अपील बहुत ही मूल्यवान अधिकार है, और इस मूल्यवान अधिकार का उपयोग सबको करना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने विवक्षित रूप से निर्वाचित शब्द का उपयोग किया, यह एक्ट का मूल भावना। और इस जो हम इसकी चर्चा करते हैं 18 की, 18 अभी सर एक उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण का एक अभी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का 2011 का मामला था। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया था, और उसमें कहा था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने कि 18 की आवश्यकता क्यों है और इसमें क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी जन सूचना अधिकारी, किसी भी प्रथम अपीली अधिकारी को नियंत्रण में रखने के लिए, कि जिससे उनके अंदर निश्चित है कि एक्ट का की दुरुपयोग न करें और एक्ट की मंशा के विरुद्ध कार्य न करें, जो एक्ट की मूल भावना है उसे सभी लोग माने। अन्यथा की स्थिति में जो इसके शक्ति है 20 के अंतर्गत, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। संभवतः इसीलिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो अधिकार है सर, तो उससे हम लोगों को एक प्रकार से शक्ति प्रदान की गई। बिल्कुल सर, इसमें जो परिवाद के रूप में एक चीज और इसमें कहा गया कि यह शक्ति पूर्ण शक्ति है, लेकिन सूचना से रिलेटेड, जैसे सर परिवाद के इस रूप में लिया जाना है, यह शक्ति प्रदान है कि सूचना के संबंध में जो सेक्शन 20 में अधिकार प्राप्त है, अर्थात दंड अधिरोपण का या उनके ऊपर विभागीय जो भी है, दोनों है, सेक्शन 20(1) है और 20(2) है इसके अंतर्गत। लेकिन और कोई ऐसी जांच या अन्य कार्यवाही का शक्ति आयोग को प्राप्त नहीं है। आरटीआई एक्ट 2005 में जो हम लोगों को शक्तियां प्राप्त हैं, वो सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्ति दे करके हम लोगों को और मजबूत किया है, ताकि हम जन सूचना अधिकारियों या संबंधित प्राधिकार की जांच का अधिकार इसलिए भी है ताकि वो नियंत्रण में रहे और सूचना देने के लिए वो बाध्य हो सके। कुल मिलाकर मुझे लगता है इतना ही है। अब हम लोगों ने जो बात करी सर आपने कल उठाया था कि वास्तव में सीधे कंप्लेंट में नहीं आना चाहिए। एक रिलायंस इंडस्ट्री का मामला था, एक रुद्रेश नायक बनाम का केस था, जिसमें गुजरात में भी था, हरियाणा में एक केस था। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इसका बेहतरीन विश्लेषण भी किया। जो शब्द हमने अभी रखा था महोदय के समक्ष कि विवक्षित रूप से निर्वाचित शब्द का जो उपयोग किया गया, तो यह कहा गया जब आपके पास अपील का अधिकार या उपचार, अर्थात एक उपचार ऐसा है जो अपीलीय उपचार है, वह आपके पास था, तो उसे छोड़ के सीधे शिकायत में आना बहुत बड़े पैमाने पर इसको संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो एक्ट की मूल भावना है
वह मूल भावना किसी जन सूचना अधिकारी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने की नहीं है। आयुक्त की मूल भावना सूचना दिलाने का है और अंतिम व्यक्ति तक सूचना की पहुंच बनाना है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बढ़िया इसमें व्याख्या दी कि जब आपके पास 19(1) के तहत एक अधिकार प्राप्त है तो यह कोशिश होनी चाहिए आप अपने अधिकारों का उपयोग या प्रयोग करते हुए आप शिकायत में आए या आप अपील में जाएं। तो सीधे शिकायतों में बाध्यता नहीं रोक नहीं है कि उसको मतलब रोक दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय की जो व्याख्या रही और वास्तव में सर मैं कहता हूं अधिनियम की मूल मंशा यही है। तो निश्चित ही अगर मेरे पास एक अधिकार है और 19(1) का अधिकार हम अगर उसका उपचार करते हैं वहां से भी असफल होते हैं तो निश्चित हम सीधे कंप्लेंट में आए या शिकायत में। देखिए हम बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं सर। भाई 18(1) सर एक प्रकार से हम कहें आवेदकों के लिए अपवाद के रूप में इसका इस्तेमाल करने से बहुत आवश्यक हो तो, अन्यथा सूचना अधिकार कानून 2005 तो सूचना का कानून है ना सर, 19(1) का इस्तेमाल करें। अच्छा 19(1) के इस्तेमाल करने के बाद भी धारा 18 के इस्तेमाल का अधिकार आपके पास प्राप्त है, बिल्कुल तो क्यों ना हम जो है 19(1) का पहले प्रयोग करें, फिर अगर हमको लगता है कि बिल्कुल सूचना नहीं मिली तो हम धारा 18(1) में आकर के हम ये कहें कि अब हम सूचना की जरूरत नहीं है, अब आप इनको दंड दे दीजिए क्योंकि हमने 19(1) का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 19(1) का इस्तेमाल करने के बाद अगर 18 में आए तो मुझे लगता है वो ज्यादा युक्त और तर्कसंगत। मैं सर यही कहना चाह रहा था और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक जो कहे उस आदेश में जो ये टिप्पणी करी गई उसका मूल उद्देश्य ही था कि सीधे ये सोचते हुए कि हम सीधे इसका उपचार लें, इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर सीधे आए हमें सूचना नहीं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी अपने अधिकारों का कोई भी अधिकार हो उसका इंटेंशनली कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा ही बचना चाहिए कि उसका जिसका आप सर एक बात उठी, हम तो नहीं कर सकते कि इसका उपयोग दुरुपयोग इस पे मैं विश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मेरे पास ऐसे कोई डाटा है, ना तो भारत सरकार से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कोई उन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी अधिकार का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। तो माननीय जो उच्च न्यायालय का इस पे टिप्पणी रही तो दुरुपयोग के संबंध में नहीं रहा, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था कि जब आपके पास सेक्शन 19 के अंतर्गत प्रथम अपील का उपचार है तो उस उपचार को करते हुए अर्थात उसका प्रयोग करते हुए आप आयोग के समक्ष आइए, 18 में आइए या आपने अगर 19(3) के अंतर्गत भैया एक चीज सर मैं स्पष्ट करूं, अगर हमने द्वितीय अपील कर दी तो इसका तात्पर्य मेरे शिकायत का, देखिए सर द्वितीय अपील करने के उपरांत द्वितीय अपील नहीं किया सकती क्योंकि एक ही प्रार्थना पत्र पे ये एक ही व्यक्ति द्वारा दो लाभ लेने का जैसे सर दो ही अपील नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम क्षुब्ध हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट हाँ सर बिल्कुल, इसमें कई मामले में आए हैं कि अगर हम किसी भी इससे किसी भी केस से किसी भी निर्णय से प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं और मुझे लगता है कि वो अपील मारे निर्णय पक्ष का बात नहीं करेंगे सर क्योंकि पक्ष का तात्पर्य हो जाएगा हमने जो अपेक्षा की उन्होंने नहीं दिया। हम यहाँ बात करना चाहेंगे जो कानूनन जो आयुक्त के अनुरूप अगर उन्होंने निर्णय नहीं दिया और मुझे लगता है कि वह निर्णय कहीं ना कहीं आयुक्त के बियॉन्ड है, प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय या जन सूचना अधिकारी का निर्णय, तो निसंकोच हम दोनों उपचार में आ सकते हैं, सेक्शन 18 में भी आ सकते हैं और 19(3) में। लेकिन सर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं यहाँ कि 19(3) जो 19(3) का अधिकार है उसमें ऑलरेडी वो सारी शक्तियां माननीय आयोग के पास संरक्षित है जो 18 में, केवल एक शक्ति को छोड़ के, एक शक्ति व्यक्तियों को सम्मन करने की। केवल हम 19 में अगर सर आप दोनों अगर सेक्शन की 18 और 19 की तुलना करें और अगर दोनों की देखें तो निश्चित है उन सभी के लिए जो 6 क्लास हमने जांच और सम्मन नहीं सर, जांच तो 19(3) में भी है, अभिलेखों की तो जांच उन्होंने सूचना दी कि नहीं दी है, लेकिन सम्मन नहीं करने यह जन सूचना अधिकारियों तक ही सीमित है। 19(3) में आयोग की शक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को साक्ष्य अथवा साक्षी के रूप में वह आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करे। तो हम 19 पे जरूर इस पे चर्चा करेंगे सर। हम लोग जो 18 पे बात कर रहे हैं तो इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम लोगों को जो बार बार कर रहे हैं कि निश्चित है आप 19(1) का अपना उपयोग करते हुए आप 18 में आ सकते हैं
या 19(3) में आए, जिसमें आए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कभी भी इस कंप्लेंट के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा एक्ट की मूल भावना है। आदर्श स्थिति तो यही है कि सर। सूचना अधिकार कानून है, तो आप सूचना प्राप्त करने के लिए हर वह विधि अपनाएं सर। जो सूचना अधिकार कानून 2005 ने आपको दिया है। जैसे धारा 18 के दुरुपयोग से तो बचना चाहिए। सर। धारा 18 के दुरुपयोग से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप 19(1) में आइए, 19(1) के बाद धारा 18 में भी आ सकते हैं, या धारा 18 में आने के बजाय आप 19(1) का इस्तेमाल करें, फिर 19(3) में यानी द्वितीय अपील में आयोग में आए। तो आयोग में आने के बाद पीठासीन अधिकारी के पास और आपके पास भी ये डिमांड करने का अधिकार है कि हमारी सूचना अधूरी है, सूचना विभ्रमित करने वाली है, सूचना नहीं दिया है, आप इनको दंड दीजिए, 20(1) की कार्रवाई करिए, 20(2) की कार्रवाई करिए और सूचना भी दीजिए। यानी तीनों अधिकार आपको 19(3) में प्राप्त होते हैं। इसलिए बेहतर हो कि आवेदक धारा 18 का इस्तेमाल जो है अपवाद के रूप में बहुत आवश्यक हो तो करें, अन्यथा 19(1) और 19(3) उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करने के लिए पर्याप्त है। इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन धारा 18 पर हमारी चर्चा आगे मुझे भी लगता जारी है सर, रहेगी। हाँ, फिलहाल आपको अगर कुछ कहना हो। नहीं सर, आगे तो उसमें कुछ ऐसे हैं जिसपे हम लोगों ने केस पे चर्चा करनी चाहिए। जैसे स्टेट गुजरात बनाम जैसे मुख्य सूचना आयोग, जैसे एक बहुत कंट्राडिक्शन है, हर आदमी में आता है, जैसे हमने करी तो दोनों हमको लगता है आदेश पे चर्चा होनी चाहिए, जो मुख्य सूचना आयुक्त को पावर देता है। मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य है, हम अगले एपिसोड में करें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।